जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 6 के जियोग्राफी के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में समझाने की कोशिश की है और फिर आपको उसके एमसीक्यू के साथ साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं ताकि आप उन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतारें, ताकि आपको उस चैप्टर की विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। तो इसी क्रम में आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है 8, यानी जो लास्ट चैप्टर है जियोग्राफी कक्षा 7 का लास्ट चैप्टर है जो है 8। इसमें आपको भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम हर जो चैप्टर होता है उसको उसके जो पीडीएफ हैं उसको रीड करके आपको पहले सुनाते हैं, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको उसी के एमसीक्यू के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज के चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान आप चैप्टर पर केंद्रित रखिएगा ताकि आपको हर लाइन का अर्थ समझ में आए और अंत में जब आप एमसीक्यू करो तो आपके वो एमसीक्यू झट से हो। शुरू करते हैं, चलो। पहले हम आपको चैप्टर जो है हर पैराग्राफ पढ़कर सुनाएंगे, फिर उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम, 2 मौसमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में ना आपको 4 जो ऋतुएं हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वो बताई जाएंगी। तो उन 4 ऋतुओं को आपने ध्यान से समझना है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, पहले ऊपर के पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया, आपको ठंडी और सर्दी के मौसम के बारे में बताया गया शॉर्ट रूप में। अब आपको 4 ऋतुएं बताई जाएंगी। पहली जो ऋतु है हमारी वो है सर्दी की ऋतु। ठीक है, तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, कितने होते हैं? दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है ना वह ठंडी का मौसम होता है, यानी सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, आपको महीने मंथ याद रखने हैं। दिसंबर से फरवरी तक है, कब से कब तक? दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, और फिर आगे फरवरी से आगे मार्च आता है, तो मार्च से मई तक कौन सा मौसम होता है? तो मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, अब आगे जून आता है ना, तो जून से सितंबर तक क्या होता है? अभी दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इसका मतलब क्या है? वर्षा होती है। ठीक है, तो ये कौन सा मौसम होता है? ये वर्षा ऋतु का मौसम होता है, जून से सितंबर तक। ठीक है, और फिर अक्टूबर से सितंबर तक आ गया। अब आके अक्टूबर से नवंबर तक कौन सा होता है मंथ? शरद। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। आगे तो फिर दिसंबर ही आ जाता है। फिर दिसंबर से फरवरी तक सर्दी होती है, फिर मार्च से मई तक गर्मी होती है, फिर जून से हमारी जो सितंबर तक है वर्षा ऋतु होती है, और फिर अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु होती है। ठीक है, 4 ऋतुएं आपको बता दी गई हैं, आप इनके मंथ ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अब मैंने आपको पृथ्वी की गतियाँ जो चैप्टर 3 कंप्लीट करवाया था, मैंने आपको उसमें समझाया था कि जब 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। लेकिन जो हमारे 22 सितंबर को आप जाते हैं तब क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, गर्म ऋतु होती है, वहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ेंगी तो कर्क रेखा पर किरणें कैसे पड़ेंगी सूर्य की? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेंगी, जिससे कि यहाँ पर हमें उत्तरी गोलार्ध में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। कम ऊष्मा प्राप्त होने से हमारे जहाँ सर्दी का मौसम होगा। ठीक है, और मकर रेखा पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होने से वहाँ पर कौन सा मौसम होगा? वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। ठीक है,
आपको ऊपर बताया गया है कि दिसंबर से फरवरी तक, तो 22 जो दिसंबर होता है तब क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति करने पड़ती हैं और कर्क रेखा पर तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है और मकर रेखा पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। दिसंबर से फरवरी तक हमारे यहाँ कौन सा मौसम होता है, हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, आगे आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया। तो ग्रीष्म ऋतु का समय देख लीजिए, मार्च से मई तक कौन सी ऋतु होती है, हमारे यहाँ गर्मी की ऋतु होती है। ठीक है, मार्च से मई तक कौन सी ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है। तो ये आपको याद रखना है, गर्मी हमारे मार्च से मई तक होती है। अब आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु भारत के बारे में बात हो रही है, भारत की ऋतुओं के बारे में बताया जा रहा है, ना कि विश्व, सिर्फ भारत के क्षेत्र विशेष को लिया गया है इसमें। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म में सूक्ष्म पवन बहती है, जिसे लोग कहते हैं। अब 21 जून को बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे मार्च से ना सूर्य क्या होता है, उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, तो हमारे मार्च से लेकर जो हमारे मई तक होता है, फुल गर्मी का टाइम होता है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, फुल गर्मी का टाइम होता है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं सीधी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो पड़ती है गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है सर्दी। अब आपको समझ आ गया होगा। और जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि जो हवा, जो पवन है आसपास बह रही है, उसमें जलवाष्प की कमी हो जाएगी। जलवाष्प की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब है जो हवा चलेगी वो सूखी हवा चलेगी, यानी जिसमें जलवाष्प या फिर वाष्प की मात्रा बहुत ही कम होगी और वह बहुत ही तेज गति से बहती है। जो शुष्क हवा होती है, इसमें जलवाष्प या वाष्प नहीं होती है, इसलिए इसको हम लू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये शीत ऋतु और गर्म ऋतु के बारे में पता चल गया, और ये ठंडी का और गर्मी का मौसम क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं हम। जैसे दिए हुए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो मौसम है वो है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, जहाँ वर्षा का मौसम। ठीक है, ये होता है जून से सितंबर तक। ठीक है, और फिर सितंबर से नवंबर तक होती है हमारी शरद ऋतु। फिर से आगे दिसंबर आ गया, तो दिसंबर से हमारी फरवरी तक कौन सा होगा, शरद की ऋतु होगी। ठीक है, मतलब ठंडी का मौसम होगा, सर्दी होगी। ठीक है, और फिर हमारे मार्च से मई तक फिर से गर्मी होगी। तो अब गर्मी के बारे में और आपको सर्दी के बारे में पता चल गया। अब हम चलते हैं हमारा जो मौसम है वर्षा का मौसम। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं ये कैसे होता है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब देखो क्या होता है कि अब सूर्य की किरणें जहाँ ज़्यादा पड़ेंगी ना, जहाँ सीधी पड़ेंगी, वहाँ पर ना हमारी जो दबाव है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो वायु दाब है ना वहाँ कम हो जाएगा। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसका मतलब है कि वहाँ के जहाँ की जो पवन है वहाँ की पवन शुष्क हो जाएगी। शुष्क होने का क्या मतलब है कि वहाँ की जो जलवायु में है, जहाँ वहाँ की वायु में जो बहती है वायु पवन में, जलवाष्प बहुत कम हो जाएगी। जलवाष्प बहुत कम होने से क्या हो जाएगी, वहाँ पर वायु दाब भी बहुत कम हो जाएगा। तो आपको पता है जो पवन है हमेशा वो उच्च दबाव वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। अब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो कर्क रेखा के जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ की पवन शुष्क हो जाएगी। वहाँ की पवन शुष्क हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ पर गर्मी होगी और वहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा। और जो मकर रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तिरछी पड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ की वायु में जलवाष्प ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगी, वायु दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ज़्यादा वायु दाब से जो पवन है वो कम वायु दाब की तरफ आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे समुद्री जो क्षेत्र है ना वहाँ पर ज़्यादा वायु दाब होने से वहाँ से हवाएं चलकर, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाएं चलकर कहाँ आती हैं,
सीधे कहाँ चलती है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती हैं। इसे ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, अब ये हवाएं जब भारत के, अब ये कहाँ से, सागर से, जहाँ पानी से जो है स्थल की ओर बह रही हैं, तो क्या होगा, यह अपने साथ समुद्रों से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से बहुत सारी नमी लेकर आएंगी अपने साथ। ठीक है, और फिर जब वो पवन, जो हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं, वो हमारे पहाड़ों से टकराएंगी। आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट है वो ऊंचा है। ठीक है, जब वो उनसे टकराएंगी तो वहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, यही कारण है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है इसी मौसम में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, इसी कारण से हमारे भारत के कई क्षेत्रों में लगातार वर्षा प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि हमारे जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, यानी वहाँ जो वर्षा होती है वह 200 से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे जो पश्चिम घाट है वहाँ पर भी बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी कारण वहाँ जो वन है वो सदाबहार वन है। ठीक है, और सदाबहार वनों का मतलब होता है कि बहुत संघन वन, जहाँ पर जो वर्षा, जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है और यह क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो पवन है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो अब आपको इसमें वो सारी डिटेल समझ आ गई होगी। ठीक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में समझाया गया है। जब आप 12th की जियोग्राफी में पहुँचोगे तो आपको वहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। जब आप स्टैंडर्ड को उठाओगे तो उससे भी ज़्यादा गहराई से आपको कंप्लीट होगा। अब जो अगला हमारा मौसम है वो है शरद ऋतु। शरद ऋतु मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, जब मानसून लौटता है वापस, कब से कब तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो वर्षा होती है हमारे, गर्मी कब से कब तक होती, सर्दी कब से कब तक होती है, तो दिसंबर से हमारे फरवरी तक क्या होती है, सर्दी होती है। गर्मी कब से कब तक होती है, हमारे मार्च से मई तक गर्मी होती है। ठीक है, और फिर जून से सितंबर तक क्या होगी, वर्षा ऋतु होगी। और फिर आगे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्या होगी, हमारे शरद ऋतु होगी। ठीक है, अब ऊपर देखो, मैंने आपको एक बार फिर बता देती हूँ, आप देख लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, जून से सितंबर तक क्या होती है हमारे ये, फिर आगे अक्टूबर से नवंबर तक क्या होती है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, आपको पता चल गया दोबारा, अब फिर से चलते हैं हम। अब आपको पता चलेगा अक्टूबर से नवंबर तक की शरद ऋतु के बारे में। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती। देखो, अब वर्षा ऋतु में तो क्या था कि समुद्री क्षेत्रों से हवा, जो पवन है वो स्थल की ओर बह रही थी। कौन से महीनों में, तो आप लिखोगे, आप दोबारा चलिए ऊपर, ये देखिए कौन सा महीना है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक जो हवा है वो समुद्रों से, पवन जो है वो समुद्रों से स्थल की ओर बह रही है। अब जब मानसून वापस लौटेगा, इसका मतलब है अक्टूबर से नवंबर तक हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप स्थलीय भाग है, जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा, और जो दक्षिण गोलार्ध है, जहाँ भारत के नीचे का इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर भारत के स्थल की बात नहीं हो रही है, समुद्र से आगे की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, सूर्य की सीधी मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पवन में सूक्ष्मता आ जाएगी, यानी वहाँ की पवन में या हवा में जलवाष्प नहीं रहेगी, और वहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब हमारे जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में वायुदाब ज़्यादा है, तो अब स्थल से जो हवा है, जो पवन है, वो कहाँ बहेगी, वो समुद्र की ओर बहेगी। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि जो वायु है वह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन बहती है। तो अब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में अक्टूबर से नवंबर तक क्या होगा, वो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगी, और जो इसके जहाँ से पहले
पवन आई थी वहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। तो हमारे जहाँ वायुदाब ज़्यादा होने से और वहाँ वायुदाब कम होने से जो पवन है वह हमारे स्थल से समुद्र की तरफ बहेगी। तो अब आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, अब हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। अब आपको बहुत आसानी से आ जाएगा समझ। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जहाँ मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होती है ना, वह लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु की परिभाषा में अंतर है, आपको जो है पता लग जाना चाहिए। कम समय में परिवर्तन होना यानी मौसम होता है, और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तब आपको जलवायु और मौसम में अंतर पता लग गया होगा। आगे चलते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कई वर्षों में जब भारत की वायु को मापा तो इससे पता चलता है कि जहाँ पर कौन सी जलवायु है, जहाँ पर मानसूनी जलवायु है। ठीक है। आगे है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। एक तो है हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा है, उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब यहाँ वहाँ पर गर्मी तो है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है। और जो भारत के कर्क रेखा से जो नीचे का हिस्सा है वो है उष्ण कटिबंध, यानी सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा। ठीक है, यानी उष्ण का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, ज़्यादा गर्म हिस्सा। ठीक है। तो क्या होता है कि भारत क्या है, उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी आता है ना, उससे के कारण ज़्यादातर वर्षा होती है भारत में। ठीक है, इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, अधिकतर वर्षा हमारे जहाँ मानसूनी से होती है, तो यह कृषि जो हमें है हमारी अधिकतर वर्षा पर ही डिपेंड करती है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, अब आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये 4 कारक हैं, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो 4 कारक हैं, उन पर निर्भर करती है। पहली स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। ठीक है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि जो स्थितियां जो चारों हैं वो भारत के क्षेत्र में अलग अलग हैं। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। ये भिन्नता है, इन्हीं 4 स्थितियों के कारण क्या है, हमारे भारतीय जलवायु में भिन्नता है। ठीक है, आपको पता चल गया। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म हैं और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में, यहाँ के पवन में क्या है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मॉनसून राम में प्राप्त होती है। तो आपको ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसम राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ये इन 4 स्थितियों के कारण क्या है, जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता है। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम में बताया गया है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ती जाएंगे क्या होगी, हमारी जो वनस्पतियों में बदलाव आता जाएगा। ठीक है,
अब आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएगी प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। ठीक है, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। अब झाड़ी किसे कहा जाता है तो आपको पता चलेगा ना। कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं जिसे झाड़ी कहा जाता है, जिसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। तो आपको झाड़ी का उदाहरण याद रखना है तो कैक्टस। ठीक है, झाड़ी का उदाहरण क्या है, कैक्टस। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं पत्तियां होती हैं, जैसे नीम हो गए, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। ठीक है, ठीक है जी। आपको प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार बताए जा रहे हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो अब आपको क्या बता दिया गया, अब आपको प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा बता देगी। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अगर अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखो, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा प्राप्त होगी वहाँ पर उतनी ही घनी वनस्पतियाँ होंगी। जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी वहाँ पर झाड़ी नुमा वनस्पतियाँ होंगी, और ज़्यादा जो क्या होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो जलवायु की विभिन्नता, जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। अब जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है तो इसके 4 कारण आपको अभी ऊपर बता दिए गए, देख लीजिए। स्थिति है, किसी भी स्थान की जलवायु इसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। और यही 4 कारण हमारे भारत के क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसी कारण हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में वर्षा अलग अलग प्राप्त होती है, यानी कहीं कम और कहीं ज़्यादा। इसी कारण से जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वनस्पति में विभिन्नता है। ठीक है, ठीक है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जो विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है, हमारी सांस के लिए आवश्यक है, हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधिकतर जो वहाँ किसी भी जहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, किसी भी पवन आदि में, वहाँ के क्षेत्र विशेष में, वहाँ पर क्या होगा कि वो ज़्यादा ऊष्मा को कैप्चर करके रखना जानती है। वो सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करके उसे इकट्ठा करके अपने पास रखना की जो क्षमता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड में होगी। तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ का जो क्षेत्र विशेष है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रख सकती हैं। ठीक है, पेड़ों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है तथा इस प्रकार से मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये वनों का महत्व बताया जा रहा है ना। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, आपको पेड़ों के महत्व के बारे में बता दिया गया है। ये सब कुछ जो है ये पेड़ों से प्राप्त हो रहा है। ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों से प्राप्त हो रही है। शहद, फल, गोंदे, लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी प्राप्त हो रही है, रबड़ प्राप्त हो रही है, मिट्टी को बांधती है जिससे अपरदन रुकता है, फर्नीचर प्राप्त हो रहा है, खेल का सामान प्राप्त हो रहा है, ईंधन प्राप्त हो रहा है, चारा प्राप्त हो रहा है, आश्रय प्राप्त हो रहा है और दवाइयाँ भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। ठीक है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अब ये फैक्ट है, बाघ क्या है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, यानी इसका कोई क्षेत्र, विशेष क्षेत्र नहीं है। यह भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। लेकिन जो शेर है ना, जो एशियाई शेर है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। जो फैक्ट है, ये याद रखना है आपको, गुजरात के गिर वन में क्या है, एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले जो गेंडे हैं यह असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है, तो हाथी तथा एक सींग वाले जो गेंडे हैं यह मुख्यतः कहाँ घूमते हैं, असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं।
ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के अरण्य में पाए जाते हैं। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये कच्छ के अरण्य में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में पंछियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी। ठीक है। जैसे वन्य जीवों की जो प्रचुरता है, ऐसे ही पंछियों की भी प्रचुरता है हमारे भारत में। जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। भारत में पंछी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पंछियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा करते हैं। जो उद्यान होते हैं वह शिकारियों से पंछियों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पंछियों के नाम बता सकते हैं? तो बता सकते हैं। ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं क्रेत क्या है? प्रमुख है, जो बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, अब उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा, ये आपको याद रखना है कि सरकार ने क्या है, हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए क्या चलाई है? बाघ परियोजना चलाई है तथा हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के प्रमुख पशुहारों के नाम तथा मानचित्र में उनकी स्थिति पर बता सकते हैं? तो ये बहुत काफ़ी संख्या में है उदाहरण, जो हमारे साथ 502 हैं ये। तो ये आपको आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे आपको और भी ज़्यादा गहराई से समझ में आता रहेगा। वहाँ पर आपको इनके जो फैक्ट हैं ये भी याद करवा दिए जाएंगे। इनके नाम भी, उदाहरण ये वन्यजीव विहार है जो, इनके नाम भी आगे आपको याद करवा देंगे जब आप महेश कुमार बरनवाल की बुक तक पहुँचेंगे। आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। हम उनको उनकी सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो हम जो उनके शरीर के अंगों से बने जो पदार्थ हैं हम उन्हें न खरीदें तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें उनके जीवन काल में बढ़ाने में। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब प्रवासी पंछी क्या होते हैं? कुछ पंछी पिटेल, बतख, कलियू, फ्लेमिंगो, आस्पे, लिटिल सीटस प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल सीटट जो है, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम ही होता है, बहुत ज़्यादा कम इनका क्या होता है? वजन होता है। आर्कटिक प्रदेश से, इसका मतलब है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। उत्तरी ध्रुव के बारे में बता रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से लिटिल जो सीटट है यह 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है भारत में। ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रवासी पंछी है। ठीक है। अब है हमारे क्वेश्चन MCQ। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। वो यही वह पवन है जिससे भारत में बहुत सारी वर्षा होती है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में जो कृषि है वो अधिकतर किस पर निर्भर है? मानसून की वर्षा पर ही निर्भर है। इसलिए जो है हमारे भारत के कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो आप इसमें बता सकते हैं। आगे है भारत के विभिन्न मौसमों के बारे में बताइए। तो भारत के प्रमुख मौसम 4 ही हैं, जैसे कि वो बताया है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का मौसम होगा। मार्च से लेकर हमारा जो मई तक है वो गर्मी का मौसम होगा। और जून से लेकर सितंबर तक हमारा कौन सा मौसम होगा? वर्षा ऋतु होगी। मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जिससे वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, उसका मौसम होगा। और आगे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हमारी कौन सी ऋतु होगी? शरद ऋतु होगी। तो मैंने आपको चारों ऋतुओं के बारे में बहुत डिटेल से पीछे समझा दिया है। आगे प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो वह वनस्पति जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के समय उगती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है मौसिनराम, जो भारत के मेघालय में है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है।
गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिससे लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से यानी अक्टूबर से नवंबर में क्या होती है, मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। गुजरात के कच्छ के रण में शेरों का निवास है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे जो है चैप्टर जो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। एक बार आपको फिर से मैं रिवीजन कराती हूँ, आपको और भी डिटेल से समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको क्या बताया गया, पहले आपको सर्दी और गर्मी के ऋतु के बारे में बताया गया, फिर आपको भारत के 4 मौसम बताया गया, फिर आपको शीत ऋतु के बारे में बताया गया, फिर ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया। आगे आपको दक्षिण पश्चिम मानसून तथा वर्षा मौसम के बारे में डिटेल से मैंने आपको समझाया है। आगे मानसून के लौटने का समय आपको बताया। ठीक है, और इससे लौटते हुए मानसून से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है, यह भी आपको बताया गया, जैके फैक्ट है, ध्यान रखना। आगे आपको बताया गया है भी किसी भी क्षेत्र, अब आपको जलवायु के पीछे परिभाषाएं बताई गई और मौसम की परिभाषा क्या है ये भी बताई गई। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताए गए हैं, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। ठीक है, और अब फिर आपको प्राकृतिक वनस्पति बताई गई है क्या होती है, फिर आपको हमें क्या बताया गया है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो वनों के महत्व को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे आपको वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर आपको बताया गया है प्रवासी पंछियों के बारे में। ठीक है, तो इस तरह एनडी के MCQ हो गए। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है आपको इस चैप्टर समझ आया होगा। तो अब हम इसके नोट्स आपको करवाते हैं, तो चलिए नोट्स पर चलते हैं। अब पहुंच गए हम नोट्स पर, तो हम आपको इसे रीड करके सुनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन था। मौसम की परिभाषा बताइए पहले आपको। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि भी शामिल है। ठीक है, किसमें, मौसम में। ठीक है, आगे सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं। दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है। मार्च से मई तक कौन सा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी शरद ऋतु होती है। आगे बताया गया शीत ऋतु के बारे में। तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ गया PDF में। अब आपको जो अपनी कॉपी पर उतारना है। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती तथा उत्तर भारत में क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। इसी कारण यहाँ क्या होती है, शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। ठीक है, अब आ गया दक्षिण पश्चिम मानसून जहाँ वर्षा का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है तथा यह अपने साथ नमी लाती है। तब जब ये पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है, वर्षा होती है। आगे है मानसून। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। ठीक है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब जलवायु कहते हैं किसी स्थान में मापी गई अनेक वर्षों से मौसम की औसत जो दशा होती है, किसी स्थान में मापी गई अनेक वर्षों से मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम नहीं, मौसम होता है। कौन से शब्द से लिया गया, तो मौसम शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, आगे हमारा किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच आदि पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको 4 कारण बताए थे किसी भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए, जहाँ पर उस पर निर्भर करने वाले कारक कौन से हैं, मैंने आपको पीछे PDF में बताया है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास तथा कारगिल में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तटीय जो क्षेत्रों जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु क्या है, मध्यम है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिम राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो आगे आपको बताया गया प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को प्रमुख 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपको PDF में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर है। आगे आपको जो बहुत स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ 11th 12th में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। ये क्या है, भारत की वनस्पतियों के 5 प्रकार हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें आप एक बार लिख लीजिए।
अब आपको इसके आगे परिभाषा भी बताई गई है कि यह कौन कितनी मात्रा में वर्षा प्राप्त हो कि वह कौन सी वनस्पति हो। तो अब आप इसे डिटेल में समझेंगे। नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन पहला प्रकार है, भारत की वनस्पति का पहला प्रकार है, ठीक है, जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, जो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक ही नहीं पहुँच पाता, फलत वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं तथा उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ भागों तथा जे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जाने पूर्वोत्तर भारत में कुछ भागों में पाए जाते हैं तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। अब इनके आपको नाम भी बता दिए कि प्रमुख जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं उनके नाम बताइए। तो महोगनी है, एबोनी है तथा रोजवुड है। तो आपको याद रखने हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड। कौन कौन से? महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये कौन से उदाहरण हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, अब आगे आपको बताया गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं तथा वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में साल, सागौन, पीपल, अब देखो जैसे आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम बताए थे, उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके नाम बताए थे, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। उसी तरह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के भी नाम कौन कौन से हैं? साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है तथा शीशम, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो जो मध्य भारत है ना, मध्य भारत आप उसे कवर कर लेना कि मध्य भारत के इलाकों में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कंटीली झाड़ियाँ। भारत की वनस्पति का तीसरा प्रकार है कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, जो सूक्ष्म भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों क्या होती है? बड़े बड़े कांटे होते हैं इनकी पत्तियों में। ठीक है, ठीक है, अब ये कंटीली झाड़ियों के जो वनस्पतियाँ हैं इनके नाम क्या क्या हैं? तो कैक्टस है, खेर है, बबूल है, कीकर। याद रखना है कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर। ठीक है, ये आ जाते हैं, आपको 4-5 नाम दे देंगे और वृक्षों के, वनस्पतियों के, और उसमें पूछ लेंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति का नाम बताइए। तो बहुत गहराई से ये पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए आपको बेसिक रूप से यहाँ पर बहुत डिटेल से समझना चाहिए कि कंटीली झाड़ियों के नाम प्रमुख कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन के कौन से नाम हैं, और फिर हमारे जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ बना उनके नाम कौन कौन से। ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए। अब कंटीली झाड़ियाँ कौन कौन से? तो कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर हैं। ठीक है, याद रखना है। ये जो कंटीली झाड़ियाँ जो पाई कहाँ जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली हमारी जो वनस्पति है वो है पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुआ धारी वृक्ष कहे जाते हैं। अब इनके जो पर्वतीय वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से प्रमुख, ये भी आपको याद रखना है। चीड़, पाइन तथा देवदार, ये प्रमुख हैं, चीड़, पाइन तथा देवदार। अगली जो हमारी वनस्पति का प्रकार है वो है मैग्रोवन। तो अब आपको मैग्रोवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे 5वीं वनस्पति है, ये वन खारे पानी में भी रहते हैं। इनके अब ये भारत में कहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं मैग्रोवन? तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये प्रमुख स्थान है इनके। सुंदरी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। इसी वृक्ष के नाम पर इस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा है। वन्य प्राणी, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का क्या है निवास है? ये फैक्ट है, आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे हमारे वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उभयचरों, सरीसृपों, पंछियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। ठीक है, वनों के बारे में बताया गया है। हाथी तथा एक सींग वाला गेंडे असम के जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट रेगिस्तान में तथा जंगली गधा कच्छ के रण में मिलता है, यानी गुजरात में मिलता है। जंगली बकरी हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ मिलते हैं? हिमालय में मिलते हैं। आगे हमारा प्रवासी पंछी। कुछ पंछी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रैन, स्ट्रोक यानी बगुला, फ्लेमिंगो, पिंटेर, बत्तख, ठीक है, कलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रैन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको जो चैप्टर कहाँ समझ आया होगा। आप जो इनके नोट्स हैं इन्हें आप अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि इस चैप्टर की आपको विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। तो मेहनत करते रहिए,
अपने जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते रहिए और अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी के लिए ना समर्पित हों। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हर चीज़ों से अपने आप को मुक्त करो। कोई भी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है उस चीज़ से दूर भागो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई की तरफ लगाओ। जब आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी ना तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपको खुद पर गर्व होगा। आपको खुद के लिए आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि जो कामयाब होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, नहीं, कामयाब मेहनत वाले होते हैं। तो मेहनत करनी आपको आनी चाहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 7-8 घंटे या 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। और अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखें, अपने माइंड को ज़्यादा इधर उधर ना घुमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखें। तो आशा है आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का जो आज का हमारा टॉपिक था यह ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।